हुआ क्या लग इधर जिनको हो ना जरा चल नहीं हो। हाँ ठीक 28 में 17 बाहरी हाँ जी अनुमति है। ठीक है उसके लिए माफी चाहिए तुम चलिए। तो आज कौन वाला ये ठीक है चल सामने आओ नीचे माइक कागज ठीक है ठीक है चलिए शुरू कीजिए। और ये डाउन हो जाएगा। एक मिनट तो आज हो गया भैया तो आज झारखंड राज्य की राजधानी रांची के इस प्रेस कॉल हॉल में उपस्थित देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडिया कर्मीगण, हमारे भाईगण, हमारी बहनीगण, आप सबों का अभिनंदन, स्वागत है। और आज के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चूँकि कल से हमारा विधानसभा का सत्र आगाज होने वाला है, हमारे देश का लोकसभा का संसद का सत्र आगाज हो चुका है, तो ये हम लोग संदेश सबसे पहले देना चाहेंगे कि जैसा कि आज चूँकि ये शायद हमें लगता है कि अंतिम महत्वपूर्ण सत्र होगा, चूँकि इसके बाद चुनावी रंग में हमारा राज्य रंग जाएगा, तो इस राज्य की जिन उम्मीदों के साथ ये सरकार चुनने का काम की थी, जो उम्मीदें इन्होंने जगाकर हमारे वोटों को लेने का काम किया था, और हम लोगों ने एक बड़ी आशा और उम्मीद के साथ वर्तमान की सरकार को चुनने का काम किया था, क्योंकि उनके पास ये अंतिम अवसर है। अतः आज के आपके माध्यम से, चूँकि हम लोग बचपन में एक स्कूल की दीवार में एक लाइन पढ़े थे, लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, लेकिन मैं आज गर्व से का साथ कहना चाहूँगा कि उसमें मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा कि मीडिया इज़ ऑल्सो मिरर ऑफ सोसाइटी। अगर मीडिया अपना काम सही से करे, मीडिया अपना काम निष्पक्ष होकर करे, तो शायद मीडिया भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में जिस प्रकार हम लोग पढ़ते आए थे लिटरेचर के बारे में कि लिटरेचर मिरर होता है, मीडिया भी मिरर का कार्य करती है। तो आज मीडिया के माध्यम से, मीडिया को माध्यम बनाते हुए राज्य की सरकार को विधानसभा सत्र के ठीक पहले मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि कृपया करके आप जिन मुद्दों के साथ आए थे, सबसे पहले उन मुद्दों पर आप ध्यान दें। आपके जो मुद्दे थे, चूँकि अभी देख सकते हैं कि आप कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया में एक मैंने तस्वीर लगातार वायरल हो रही है, जिसमें आपके जेपीएससी के विभाग नगर निगम का जो वैकेंसी है, जिसमें मैक्सिमम जो है बाहर के राज्यों को लिया गया है। और चिट्ठी देखें तो आदरणीय मोदी जी, आप मेरा कहना यही है कि आखिर ये राज्य बना क्यों है। आज अगर हम विगत 2 वर्षों की बात करें तो सहिया लोग धरने पर बैठे हैं, पारा शिक्षक धरने पर बैठ के लाठियाँ खा रहे हैं, सहायक पुलिसकर्मी धरने पर बैठे हैं, रैयत माइंस के एरिया में कोलियरी में धरने पर बैठे हैं। तो इस राज्य के जो नीति नियम बने हैं, आखिर वो किन के लिए बने हैं? जब ये नीति नियम हमें लाभ ही नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए सबसे पहले नीति नियम की बात होनी चाहिए। और इस राज्य की जनता को भी आह्वान देना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा के चुनाव में जो इनके नीति नियम की बात ना करे, ऐसे लोगों को चुनने की आवश्यकता ना करे। आज देखिए ये सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, हालांकि जो 60-40 कहते हैं, हमें लगता है 60-40 को फॉलो किया गया है। और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि आप ओपन रखना होगा कि कुछ लोग आप पूरे देश से आमंत्रित होंगे। लेकिन मेरा कहना है कि जो सरकार है उन्हें एक वैकल्पिक मार्ग तैयार करना होगा कि ओपन कैटेगरी में भी मैक्सिमम झारखंड के लोग आए। आपको ये मापदंड तय करने होंगे और इस पर कहीं रोक नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पहले हमारे कुछ साथी अरुणाचल प्रदेश में एक बैंक का फॉर्म भरे थे,
लेकिन उस बैंक में ये शर्त थी कि आपको उसका डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए ऑफलाइन जाना होगा अरुणाचल प्रदेश। ना आप अरुणाचल प्रदेश जा सकते हैं, ना उस बैंक की फॉर्म को भर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारी सरकार जो भी चुनकर आती है उनको इस बात को एक तय करना होगा कि आप किस प्रकार से एक रास्ता तैयार करते हैं कि यहाँ के नौजवानों को बेहतर अवसर मिले। हम आज 2 चिट्ठी लेकर आए हैं, क्योंकि आज इस राज्य को जानना होगा इन 2 चिट्ठियों का अर्थ को। एक चिट्ठी है, इस चिट्ठी को भी हम पढ़ते हैं। ये चिट्ठी आपका नगर विकास एवं आवास विभाग, जो कि आपका जेपीएससी है, इसमें जिनको नौकरियां दी गई हैं उनका नाम है अन्वेषा अदिति, वसुधा शर्मा, पल्लवी तिवारी, और ये झारखंड की हैं, राहुल गांगुली। ये कोई हरियाणा के हैं, कोई राजस्थान के हैं, कोई गुजरात के हैं, कोई महाराष्ट्र के। और एक चिट्ठी हम लेके आए हैं, क्योंकि इस चिट्ठी को राज्य को देखना होगा। और एक चिट्ठी है, इस चिट्ठी में नाम है मूर्ति देवी बिशुनगढ़ मुंबई। इस चिट्ठी में अगला नाम है कपिल देव महतो, रोहित साव, गोविंद मरांडी, ललित महतो, जीवन लाल साव। ये पिछले 6 महीना के हमारे प्रवासी मजदूरों की डेड बॉडी जो झारखंड आई। एक चिट्ठी हमारी साथ में है। ये चिट्ठी जिनमें 28 लोगों का नाम है, जिनमें 18 लोग हमारी नौकरियों को लूट के लेके जा रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है, बेचने का काम कर रही है। और इसी चिट्ठी में 16 लोगों का नाम है। यह प्रवासी मजदूरों की मौत का लिस्ट है। ये इसलिए झारखंड राज्य नहीं बना था। ये पीड़ादायक, हमें आप बार बार बाहरी भीतरी की बात करते हैं, ऐसी पीड़ादायक तस्वीर किसी राज्य की नहीं है। ये सिर्फ पिछले 2 महीनों की लिस्ट है। मैं तारीख पढ़ूंगा, 23 तारीख 7वां महीना 2024, 23 तारीख 7वां महीना 2024, 12 तारीख 7वां महीना 2024, 13 तारीख 7वां महीना 2024, 15 तारीख 7वां महीना 2024। तो हम मरने के लिए झारखंड पैदा नहीं हुए हैं। 40% खनिज संपदा हम लोग, हमारी जमीन से निकल कर जाता है, हम प्रवासी मजदूर बन के जाते हैं। हमारी लाश कहां से आती है? मुंबई से, मुंबई से, मुंबई से। कर्नाटक, गुजरात, मुंबई, केरल, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, मुंबई, मलेशिया, गुजरात, तमिलनाडु, चेन्नई, हैदराबाद। ये चेन्नई और हैदराबाद की डेड बॉडी अभी घर नहीं पहुंची है। 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं। ये चेन्नई और हैदराबाद की डेड बॉडी अभी तक घर नहीं पहुंची है। मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहते कहते मेरे कंठ सूख रहे हैं, मैं भावुक हो रहा हूं। इस दिन के लिए शहीद निर्मल महतो ने कलेजे में गोली नहीं खाई थी। इन लोगों के लिए कलेजे में गोली नहीं खाई थी। इनसे हमारी कोई आपत्ति नहीं है, जो जिनका नाम इस लिस्ट में है। हमें आपत्ति सरकार से है। हमने इस लिस्ट के लिए, इस चिट्ठी के लिए हमने सरकार नहीं बनाया था। हमने इस लिस्ट के लिए झारखंड राज्य अलग नहीं किया था। हमने इसे रोकने के लिए झारखंड राज्य अलग किया था। ये 16 डेड बॉडी, ये कुछ ही महीनों का रिकॉर्ड कार्ड है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो और दर्दनाक तस्वीर सामने आएगी। पहले सरकार देख रहे हैं कहां कल्पना मैडम जाके प्रवासी मजदूर वापसी आए हैं, उनको लेकर जश्न मना रही है। अरे वो तो जिंदा है, जो लोग मर गए हैं इनकी डेड बॉडी पहले वापस कीजिए। इनकी डेड बॉडी कैसे आएगी उस पर मंथन कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए। नाम पढ़ दे रहे हैं, शिवा महतो, नावाडी, चेन्नई में उनका देहांत हुआ है 21 तारीख 7वां महीना 2024। भुवनेश्वर सिंह, नावाडी प्रखंड, सेम प्रखंड, हैदराबाद, 24 तारीख 7वां महीना 2024। ये 2 चिट्ठी हमारे पास है। अब ये 2 चिट्ठी देखकर राजवासी तय करेंगे कि कब तक आखिर हमारे भोले वाले राजवासी इनके झांसों में ठगे जाएंगे। एक चिट्ठी जिनमें 28 नौकरियों का जिक्र है, ठीक है, 60-40 अनुपालन हुआ है, ठीक है, ये बी ग्रेड की नौकरियां हैं। लेकिन आप जो अपेन टू ऑल है उसमें आपको कुछ रास्ते तैयार करने होंगे। जैसे गुजरात और उड़ीसा में हमारे कई साथी जब इंटरव्यू के लिए गए, उनको गुजराती और उड़िया भाषा में इंटरव्यू का पेपर दिया गया, उस भाषा में उनको इंटरव्यू का लेटर दिया गया। तो ये राज्य सरकार को सोचना होगा कि आप इस चिट्ठी को कैसे इस चिट्ठी को और इस चिट्ठी को कैसे आप सुधार करते हैं। ये नहीं होगा। इस चिट्ठी के लिए, इस पेपर के लिए हमने झारखंड राज्य अलग नहीं किया था। हमने इस पेपर को समाधान करने के लिए झारखंड राज्य अलग किया था कि 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य आज 2 महीनों में 16 प्रवासी मजदूर, उनका मृतक शरीर इस वतन में, इस प्रांत में वापस आता है। यह दुर्भाग्य का विषय है। तो इसलिए आज के हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य स्पष्ट है कि जो विधानसभा का सत्र जाएगा, 81 के 81 विधायकों को यही संदेश होगा कि आप कैसे यहाँ के नियोजन में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, मैक्सिमम झारखंड के लोग कैसे होगा। सदन में आप बैठे हैं, इस बात को आपको तय करना होगा। दूसरी बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, देखिए एक कहावत है कि अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। यदि आप अपना सुधार नहीं करेंगे तो आप लाख लोगों को बरगला लें, जब समय आता है तब आप अपने आप को आदिवासी का बेटा करके बच जाते हैं। लेकिन इस लिस्ट में आदिवासियों का भी नाम है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना कहानी आप पढ़े होंगे। एक वेद की कहानी है जो जड़ी बूटियों से इलाज करता था। एक दिन एक महिला अपने बच्चे को लेकर उस वैद्य के पास गई
और वैद्य से कहा कि मेरा बेटा का तबीयत खराब है, इसका इलाज कीजिए। तो वैद्य ने कहा 2 दिन के बाद आइए। जब 2 दिन के बाद महिला अपने बेटे को लेकर वैद्य के पास गई तो वैद्य ने कहा कि इसे कहिएगा गुड़ ना खाए। तो वो महिला बहुत नाराज हो गई कि ये 2 दिन पहले भी ये बात बता सकते थे। तो वैद्य ने कहा कि आपके जाने के बाद मैंने पहले गुड़ खाना बंद किया। तो ठीक मुख्यमंत्री को कहना चाहेंगे, आप आदिवासी अगर हितैषी हैं तो पहले नेमरा गोला के अलावे जहां जहां आपका जमीन है आदिवासियों को वापस कर दीजिए, तभी आपको आदिवासी हितैषी कहेंगे। आप बोकारो में रखेंगे 1 एकड़ जमीन, आप दुमका में रखेंगे, आप रांची में रखेंगे, बिल्कुल। अगर आप सच में आदिवासी हितैषी हैं तो पेपर के पन्नों में नहीं और आपके भाषण में नहीं, आप आज से अगर नेता बदलाव नहीं करेंगे, अगर नेता नहीं बदलेंगे तो ये राज्य नहीं बदलेगा। तो इसलिए उनसे हम पहले आह्वान करते हैं। और बाकी तो हम लोग विधानसभा के लिए तैयारी कर चुके हैं। विधानसभा में हमारी पुरजोर उपस्थिति होगी और उम्मीद करते हैं कि इस बार का विधानसभा का चुनाव उस उद्देश्य के साथ लड़ा जाएगा जिस उद्देश्य के साथ इस झारखंड राज्य को अलग किया गया था। और उसके लिए तमाम राज्य से हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है, पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है, तमाम वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। अब एकेडमिक बौद्धिक लोग भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं और हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस राज्य की बेहतरी के लिए एक बेहतर कार्य करके जाए। और बाकी आपके सवाल के लिए हम आमंत्रित करते हैं। नियोजन नीति को लेकर के और हेमंत सोरेन की जमीन को लेकर के आप निशाना साध रहे हैं, आपके पास क्या कोई आंकड़ा है जहां पे हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से नेमरा के अलावे जमीन खरीदी? जी, ये एक सम्मानित प्रभात खबर में छपा था। हम लोग आखिर किसी सोर्स से ही बात कर रहे हैं। अगर हम गलत हैं तो फिर उस अखबार पे आपको फटकार लगानी होगी। ये बोकारो का मामला है। प्रभात खबर का प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़े हैं, आपके पास कोई? जी, हमारे पास तमाम सबूत हैं। उसके लिए आप हमारे साथ चलें, एसटी ऑपरेशन के साथ आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। नियोजन नीति को लेकर के एक बातचीत सदन में हेमंत सोरेन ने कही थी मुख्यमंत्री रहते हुए कि भले ही 60-40 का ये चल रहा है, लेकिन प्रयास रहेगा कि 80% जो लोग हैं वो झारखंडी लोगों। तो कैसे करेंगे आप? वही मैं आपसे जी, उसके लिए हम लोग सुझाव देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से BC1 BC2 का आपने कैटेगराइज किया है, सेंट्रल लिस्ट में OBC है और जब वो राज्य में आता है तो BC1 BC2 बन जाता है। तो एक सुझाव हमारा रहेगा कि आप जनरल 1 और जनरल 2 में परिभाषित करें। आप 60-40 के बाद जो 20 आएगा उसको जनरल 1 में रखें और बाकी जो अगला 20 आएगा उसको जनरल 2 में रखें। जनरल 1 में ये शर्त रखें कि इसमें जो भी भरेंगे वो झारखंड के ही भरेंगे और उनका आधार होगा कि खतियान के आधार पर आपकी जो आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत होंगे, आपके जाति प्रमाण पत्र निर्गत होंगे, झारखंड से निर्गत होंगे। और उसके बाद जो आप जनरल 2 रखेंगे जिसमें बाकी 20 बचेगा उसमें आप पूरे हिंदुस्तान को आमंत्रित कीजिए। एक बात ये बताइए कि आप आंदोलनकारी को है नहीं, नेता है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। ये जो कुछ नाम जो सार्वजनिक कर रहे हैं जिनको नौकरी मिली है जो बाहर के हैं, सुरक्षा का मसला आता है क्योंकि स्थानीयता यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, सेंसिटिव इशू है। जी, झारखंड के लोग बहुत सरल होते हैं। मैं उदाहरण दे रहा था, मैंने कहा कि उनसे हमारी कोई बैर नहीं है, हमें उस सिस्टम से आपत्ति है कि आप हमारी बॉडियां प्रदेशों से वापस आएंगी और हमारे हिस्से की नौकरियों का किसी और को बांटेंगे, इससे लेकर हमें आपत्ति है। जयराम जी, आपके केंद्रीय पदाधिकारी 5-5 लाख रुपए लेकर टिकट पार्टी का काम करें, क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप प्रमाण देंगे तो अगले दिन उनको सस्पेंड कर देंगे। जी, मैंने आपसे सवाल किया है। जी, देखिए, इसके लिए हम लोग भी सुने हैं, ये चर्चाएं हम तक आई हैं और ऐसी चीजों से आप इनकार भी नहीं कर सकते हैं, इनमें सत्यता है। हम लोग भी इस पर लगातार इंटरनली जांच कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग सामने आएंगे और अगर प्रमाण हो जाएगा तो उनको हम लोग अपने संगठन से बाहर करेंगे। आपको विदेशों से भी फंड आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं? जी, हम आप जब बोलेगा हम सार्वजनिक कर देंगे। अगर अभी समय दीजिएगा तो मेरा फोन पे सामने विदेशों से आए हैं, 1 रुपए से लेकर 10,000 20,000 तक आए हैं। वो प्रवासी मजदूर जो दुबई, कुवैत, मलेशिया में रहते हैं। आप चाहे तो मेरा फोन ले लें, हम आपको पासवर्ड भी दे देते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे इस विधानसभा में? देखिए, हम लोग मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार हम लोग कहते 55, लेकिन जब हम लोग पलामू प्रमंडल का दौरा किए तो वहाँ भी 2-3 सीटें ऐसे दिखी जहाँ हम लोग को आसार दिखे। तो लिहाजा हम लोग की जैसे जैसे समय बीतेगा हमारी सीटों की संख्या बढ़ेगी। क्या बीजेपी ने 7 से 8 सीटें आपको ऑफर की हैं? देखिए, आप 2 विधायकों को मंत्री बनाने का ऑफर? देखिए, सबसे पहली बात, हमने तो ये नहीं कहा था बीजेपी, हमने तो अपने भाषण में स्पष्ट कहा था कि हाँ ये सत्य है। ये तो हमने कई बार कहा है कि हाँ ऑफर था, लोकसभा में भी था। लेकिन संगठन महामंत्री जो है वो सिर्फ जो है वो भाजपा में ही है। अच्छा, ठीक है, हम इस बार महासचिव, संगठन महामंत्री ऑब्लिक महासचिव, संगठन महामंत्री का जिक्र किया। देखिए, हम लोग भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, कुछ शब्दों में त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे अभी बातों ही बातों में हमारे आदरणीय बड़े भाई ने सजेस्ट किया कि हमें उनका अगली बार से हम कोशिश करें उनके राज्य के बारे में बताएंगे, उनके नाम को हम गोपनीय रखेंगे। हम लोग चलते चलते सीख लेते हैं, तो लिहाजा महामंत्री ऑब्लिक महासचिव
अच्छा, सीधा जवाब आप दीजिए कि बीजेपी के किसी नेता से आप संपर्क में हैं? नहीं, संपर्क में नहीं है, हम संपर्क में नहीं है। वे लोग हमसे संपर्क में थे और फिलहाल कुछ दिनों से कटे हैं। मतलब वाया किसी के संपर्क में थे या डायरेक्ट आपसे बातचीत हुई? नहीं, वाया संपर्क में थे, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। मोर्चे में क्या सरयू राय की संभावना बनती है? की बात हो रही है। नहीं, सरयू जी से हमारी कोई बात नहीं हुई है, ना कोई बात। चुनाव में भी कोई डील नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। उनकी पार्टी से कोई डील अगर वो नेतृत्व स्वीकार करते हैं, आपका एक शर्त था कि आपका नेतृत्व स्वीकार करें, अगर सरयू राय अगर आपका नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं तो क्या थर्ड मोर्चे में उनकी संभावना बनती है? देखिए, वो काफ़ी आयु में हमसे वृद्ध है, तो हम चाहेंगे कि वो जहाँ है बेहतर हैं, और हम लोग लगता है कि शायद उस तरह से हमारे जो युवा हैं, पता नहीं उनके साथ फिट बैठेंगे कि नहीं, तो उस पर कभी बातचीत हुई नहीं है और हम लोग उस पर बातचीत भी नहीं किए हैं। हम लोग अपने स्तर से अपने आप को बेहतर कैसे करें, इस पर काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में क्या किसी पार्टी के साथ आप गठबंधन करेंगे? क्योंकि बहुत नहीं, हम लोग चुनाव फ्रेश लड़ेंगे और बिल्कुल अपने सिद्धांतों के साथ लड़ेंगे। मतलब ये तय है कि आप नहीं किसी से गठबंधन करेंगे? जी भैया, संजय भैया हैं क्या? दिख नहीं रहे हैं। जी भैया, ये पूरी तरह तय है कि हम लोग चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ेंगे। अच्छा, ये जो बहुत बड़ा फैसला आज आया है सुप्रीम कोर्ट का, जी। 25 साल से लंबित मामला था, जिसमें यह फैसला दिया गया है राज्यों के हित में और बोला गया है कि खनिज युक्त जमीन पर जो है राज्य अब टैक्स लगा सकता है। पहले जो रॉयल्टी की व्यवस्था थी, उसके अलावा टैक्स का जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इसको किस तरीके से देखिए, अगर राज्यों की खनिज पर अगर राज्य को भागीदारी मिल रही है या फिर राज्य को नियंत्रण देने की बात कही जा रही है, तो ये स्वागत योग्य है। क्योंकि देखिए, दिल्ली में बैठे लोग नहीं समझ पाते हैं राज्य की समस्या को, और ये मनमानी होती है दिल्ली में बैठे। लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो इसका स्वागत है। हम चाहेंगे इस बिल्कुल और बेहतर से बेहतर ऐतिहासिक फैसले आए। हम तो चाहेंगे कि धीरे धीरे अगर आप इस देश की इकोनॉमी को एक आम व्यक्ति तक लेकर जाना चाहते हैं, तो बाकायदा खनिजों पर उनकी मालिकियत का अधिकार दे दे। सर, आप कल दिल्ली भी गए थे? जी, हमारे जो बड़ी उपाध्यक्ष महोदय हैं वो अस्वस्थ हैं, हम लोग रांची मिलने आए थे। पता चला वे दिल्ली चले गए, हम लोग भी चले गए, लेकिन काफ़ी कॉन्फिडेंशियल उनका इलाज चल रहा है, नहीं मिल पाए। तो हम पहले दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे वो जहाँ है, जिस हाल में है, मजबूत रहे और स्वस्थ होकर जल्दी वापस आए। तो क्या उनको अभी विधानसभा चुनाव में सिल्ले से उतारेंगे? देखिए, ये तो हमारे संगठन का फीडबैक तय करेगा, ये जनता का भी फीडबैक जो सर्वे टीम करने जाएगी वो तय करेगी, स्क्रीनिंग कमेटी के पास जो रिपोर्ट पहुंचेगी वो तय करेगी, संसदीय बोर्ड तक जो आएगी वहां तय होगी। इस बार थोपे हुए लीडर नहीं दिए जाएंगे, और ना ही केंद्र अध्यक्ष जिनसे उनकी मित्रता है, गहरी मित्रता है, वो कोई उनके फेवरेट हैं, उनको हम मैदान में उतार देंगे। ऐसा भी भूल हम लोग नहीं करेंगे। नहीं, अभी कहीं किसी का तय नहीं हुआ है, मेरा खुद का तय नहीं हुआ है कि हम लोग कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। किसी और से भी बातचीत चल रही है क्या? जी, बातचीत तो हो रही है, और बहुत सारे प्रत्याशी, एक विधानसभा में काफ़ी प्रत्याशी है जो अपनी दावेदारी को प्रस्तुत भी कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में देवेंद्र नाथ महतो का परफॉर्मेंस किस तरह से देखते हैं आप? जी, बढ़िया रहा है, हमारे सभी प्रत्याशियों का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है। रांची रहे, हजारीबाग रहे, धनबाद रहे। तब तो उनकी दावेदारी बनती है। देखिए, दावेदारी संगठन के वोट है, वोट प्रत्याशी के लिए संगठन के वोट हैं, तो संगठन तय करेगी। क्योंकि हम लोग जब ये चुनाव हम लोग नहीं लड़े तो उस समय ही हम लोग कहते कि संभावना बढ़ेगी कि लोकसभा में जिनको अवसर मिलेगा, विधानसभा में थोड़ा सा, लेकिन कुछ चेहरे हैं जिनको रिपीट भी किया जाएगा, तो वो संगठन तय करेगी। वहाँ का जो फीडबैक सामने निकल कर रहेगा वो सारी चीज़ तय करेंगी। 28 तारीख को आप लोग बैठक कर रहे हैं अधिवेशन, उसमें क्या कुछ अहम होगा? जी, बहुत जो काफ़ी फॉल्ट्स आ रहे हैं, त्रुटियां आ रहे हैं, दीदी ने भी शिकायत को सजेस्ट किया, तो ऐसी जो भी शिकायतें सामने आएंगी उनको सख्त हिदायत दी जाएगी कि अनुशासन में रहेंगे। अनुशासन अगर भंग होती है तो पार्टी उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। क्या अमित महतो आपके साथ आएंगे? बिल्कुल, देखिए, उनको लेकर हमेशा एक स्वागत का नज़रिया हम लोगों की टीम में रहा है। क्योंकि जब आंदोलन का स्टार्ट हुआ था, उन्होंने जेएमएम को छोड़ने का काम किया था, बाकायदा जो सरकार में है उस संगठन को, उस टीम को छोड़ने का काम किया था। तो मुझे लगता है कि अगर वो आते हैं तो उनके लिए हम लोग पॉजिटिव है। जयराम जी, आपके प्रत्याशियों की पहली लिस्ट कब आने की संभावना है? हमें लगता है कि इस महीने में, चूँकि सावन का महीना है, हम लोग का खेती बाड़ी का भी महीना, झारखंड खेती बाड़ी का प्रधान राज्य है, तो खेती करते करते पहली लिस्ट आप सबके सामने होगी।
इधर सूर्य सिंह बेसरा भी एक चिट्ठी निकाले हैं और वो भी एक अहम बैठक में जाए जिसमें आप लोगों का भी नाम है, तीसरा विकल्प, तीसरा मोर्चा की तैयारी कर रहे हैं। जी हमारे साथी जाएंगे वहाँ, हमारे प्रतिनिधिमंडल उस बैठक में जाएंगे जो रांची को नेतृत्व करते हैं। अगर देवेंद्र जी होते तो शायद हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में दीपक दा हैं, विराट जी हैं, बहुत सारे हैं साथी, वो जाके उस बैठक में भाग लेंगे और अपनी राय को रखेंगे। तीसरा मोर्चा की तरफ आप लोग देख रहे क्या झारखंड में, जिस तरह से दो धड़ा बढ़ चुका है इंडिया गठबंधन हो गया, एनडीए गठबंधन? जी हम लोग तीसरे विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं और अगर विचारधाराएं समान चलती हैं तो नो डाउट हम लोग आएंगे एक साथ। देखिए जहाँ तक पार्टी के रजिस्ट्रेशन का सवाल है, अंतिम पड़ाव की ओर है और हमें आशा है कि एक सप्ताह के भीतर हम लोग का पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। कुछ त्रुटियां आई, चूँकि कुछ लोग केंद्र तक पहुँचे थे कि हमारे पार्टी का रजिस्ट्रेशन ना हो, जो कि दुर्भाग्य है। लोकतांत्रिक देश है, हमें हराइए, मैदान में उतर कर हराइए, हमें बुरी तरह हराइए, इतना बुरी तरह हराइए कि हम लोग 2029 में चुनाव लड़ने का हौसला ना रख पाए, ऐसे हराइए हमें। लेकिन आप पार्टी रजिस्ट्रेशन को डिस्टर्ब करते हैं, ये थोड़ा सा एक लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं था। संसद में बजट पास हुआ है, झारखंड को जो कुछ मिला है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। झारखंड को जो मिला है बहुत सारी खामियां हैं और हम लोग संसद की जब आपने बात कही है तो हम जितने भी हमारे 14 नवनिर्वाचित सांसद चुन के गए हैं उनसे भी हमारा संदेश होगा कि जो झारखंड को एक विशेष राज्य दिलाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें और विशेषकर जो झारखंड के ज़मीन संबंधित कानूनें हैं उनको लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। झारखंड के जो विस्थापितों के मामले हैं उनको लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करें। और आपके बातों ही बातों में पता चले कि आज केंद्रीय मंत्री भी आए हैं, तो अगर उन तक हमारी आवाज़ नो डाउट जाएगी ही, कहीं ना कहीं उनके कानों तक जाएगी किसी न किसी माध्यम से। तो उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप आए हैं कोयलांचल में आपका स्वागत है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि कोयलांचल के कोयले में जो आग लगी है केवल उसको देख के मत जाइएगा, कोयलांचल के जो विस्थापित हैं उनके कलेजे में जो आग लगी उसको भी देख कर जाइएगा। और सांसदों से आग्रह होगा विशेषकर जमीन कानूनों को, क्योंकि मैं 2 सालों से लगातार मैं कह रहा हूँ, आज अगर मेरे घर में सबसे ज़्यादा अगर शिकायतें कहीं से आई है तो जमीन संबंधित आई हैं। जमीन संबंधित इसलिए आई हैं क्योंकि ये बिल गेट्स ने दुनिया को बताया है कि आज के डेट में सबसे बड़ी संपत्ति कुछ है तो वह जमीन है। तो इसलिए यहाँ के लोगों की जमीनों पर जोरदार लूट मची है। वही उस समय जब सीएनटी और एसपीटी की कानूनें हैं, इन कानूनों को धराशायी करते हुए लूट जब मची है, तो ऐसे में सोच सकते हैं कि आम व्यक्ति न्याय के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दे, इस बात की आवाज़ उठाई जाए, इस राज्य को संरक्षण मिले, इस बात की आवाज़ उठाई जाए। और आवश्यकता है, नहीं तो आज देख सकते हैं असुरी जनजाति समापन की ओर है, बिरोहरी समुदाय अपने बहुत समापन की ओर जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो लगभग नग्न हो रहे हैं। तो इसको अगर बचाना है, संरक्षण देना है, तो मुझे लगता है इस विषय पर पहल करनी चाहिए। जनाब जी, आप झारखंड बदलाव की बात करते हैं और जब झारखंड रांची राजधानी में आंदोलन का शुरुआत होता है तब आप दूरी बताकर इसको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अच्छा एक बात बताइए, हम ऐसा थोड़ी है कि कहीं हम लोग पिकनिक स्पॉट पे बैठे हैं। सबसे पहली बात, अगर रिजवान जी को कुछ होता है, मोतीलाल जी को कुछ होता है, संजय जी को कुछ होता है, मनोज जी को कुछ होता है, देवेंद्र जी को कुछ होता है, तो पूरा राज्य जानता है। लेकिन हम जहाँ थे वहाँ 3 दिनों से हाथियों का आतंक था। अगर वहाँ समस्याएं नहीं होती हम आते, हम समस्याओं के बीच घिरे थे। तो इसलिए सबसे पहली बात आपको इस बात को जानना होगा कि एक समय में कई आंदोलन हम लोग करते हैं। जैसे एक दिन 4 जगह हमारी टीम धरना पर बैठी थी, अब चारों जगह कहीं 7 लाख, कहीं 12 लाख, कहीं 16 लाख मौजा लेके उठी। तो हर जगह जयराम महतो का जा पाना संभव नहीं है। हर आंदोलन को हम लोगों ने समर्थन किया है। तो संगठन इसीलिए होता है। आप किसी भी संगठन की बात कीजिए, क्या हर जगह आजसू या जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं? तो नो डाउट आज बीते 2 सालों में जनता की उम्मीद बनकर अगर कोई आया है तो हमारा संगठन आया है। आप बगोदर का उदाहरण ले लीजिए, 21 दिन बाद मजदूर की डेड बॉडी घर पहुंची, लेकिन मुआवजा 5वें दिन पहुंचा था। आपने जैसा बोला कि हर जगह केंद्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंच सकते, लेकिन जब उपाध्यक्ष को चोट लगती है हर कोई मिलने पहुंचता है, आप मिलने नहीं पहुंचे? बिल्कुल पहुंचे, दिल्ली तक पहुंचे, लेकिन काफी कॉन्फिडेंस रहा। और सुना ये भी कहा जा रहा है कि आपने देवेंद्र नाथ महतो को बाहर का रास्ता, पार्टी से बाहर का रास्ता भी। ऐसा आपको किसने कहा? इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। आप बाकी अगर कुछ लोग ऐसा माहौल बनाते हैं तो बड़ा दुर्भाग्य है। आखिर एक बात बताइए, देवेंद्र नाथ जी आज कई वर्षों से आंदोलन कर रहे थे, आज हम लोग साथ गए। आज रांची सीट वो खुद लड़ना नहीं चाहते थे, हमने फोर्सफुली उनको रांची सीट लड़वाया कि वहाँ सो कोई चुनाव प्रत्याशी नहीं है हमारा। आज मान के चलिए अच्छा सम्मानजनक वोट लाएं, तब लोगों की उनकी निगाह पड़ी। तो ये चीज़ें अगर कोई कह रहा है तो हमें लगता है बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है।
कल बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि झारखंड में जो है डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में अप्रत्याशित तरीके से वोटर्स बढ़ गए हैं। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि वाकई में झारखंड में क्या जनसंख्या की परिवर्तन आया है? देखिए, संभावना है कि जो हमारे सटे हुए राज्य हैं, सटे हुए देश हैं, उनसे आए हैं आबादी, और हमें लगता है कि हमें उस विषय पर गंभीर होकर चिंतन मंथन करना भी चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सीमा है, सबका अपना अपना क्षेत्र है, अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र में सबका निवास है, तो इस बात का ध्यान होना ही चाहिए। देखिए, इस बात के लिए इसलिए मैं कहना चाहूँगा क्योंकि लोग भी इस बात को कहते हैं कि मान के चलिए कि भारत एक संवैधानिक देश है, कोई आता है, रहता है, बसता है, लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर कोई आके यहाँ बसता है और उसके बसने से अगर हमारी जो आबादी है उस पर अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े तो स्वीकार कीजिए, लेकिन अगर उस पर अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उनकी भाषा, संस्कृति, परंपरा, उनके, तो मुझे लगता है वहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र होना चाहिए। जयराम महतो युवाओं का नेता रहा है, स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के आगे बढ़ता रहा है, 32, 34, 36 भी करता रहा है। अब जो भाजपा के साथ जो संबंध गहरे होते जा रहे हैं, ऐसे में किसने कहा गहरे होते जा रहे हैं? अगर भाजपा से मेरे संबंध गहरे होते तो आप जयराम महतो से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे होते हैं, भाजपा के सांसद से कर रहे होते हैं। बाजार में तो खबरें इसी तरह, बाजार में बहुत सारी खबरें रहेंगी। बाजार का काम ही होता है चाय की दुकान में पान की गुमटियों में बैठना और इसी प्रकार की अटकलें लगाए जाना। अगर ऐसा संबंध मेरा गहरा होता तो दिल्ली में हमारा पहरा होता, आज आपके बीच बैठे हैं। आदिवासी दिवस मनाया जाता है और आप हमेशा से शामिल करने के बात कर रहे हैं, तो विश्व आदिवासी दिवस को लेकर क्या तैयारी आप कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारा संगठन चूँकि एक नया फलता फूलता संगठन है, नो डाउट हमारे संगठन में उसकी तैयारी है। बाकायदा इस बार जो हमारा कार्यक्रम होगा वो कोल्हान प्रमंडल में होगा आदिवासी दिवस का, उस दिन हमारा एक बेहतरीन कार्यक्रम होगा, सभा भी होगा, तो उसकी तैयारी है। एक सवाल है जयराम जी, ये विधानसभा चुनाव मोड में आ चुके हैं, आप लोग भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। कुर्मियों का वर्षों से एक मांग रहा है कि उसे आदिवासी में शामिल किया जाए, इस डिमांड पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने स्पष्ट कहा है कि सबसे पहले अगर आप कुर्मियों की मांग को समझना है तो इतिहास को समझना होगा। आज अगर सबसे पहली बात है कि आज दुर्भाग्य का विषय है कि कुर्मी और एसटी इसको वर्सेस बना दिया जाता है, जबकि आप सभी जानते हैं कि अगर इस राज्य को अलग करने में पहला अगर दो कौम किसी का नाम आता है तो कुर्मी और एसटी का आता है। निर्मल महतो की वो गोली, उसकी आवाज़, उसकी गूंज, उनके शरीर से बहता हुआ खून धरती पर टपकने के बाद वो सुगंध आज तक शांत नहीं हुई है, जिस शख्स के कारण ये झारखंड राज्य अलग हुआ, आज़ाद हुआ। तो आज ये भ्रम की स्थिति यह कह के बता दी जाती है कि रिजर्वेशन। सबसे पहली बात आपको जानना होगा, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली और लॉजिकली कहता हूँ, 1907 में टाटा की स्थापना होती है, बहुत भारी संख्या में ज़मीनों का अधिग्रहण होता है। उस जमीन अधिग्रहण में मैक्सिमम ज़मीनें कुर्मियों की होती है। उसके बाद अंग्रेज जैसे भी थे, अच्छे थे, बुरे थे, जो कहिए, लेकिन कुछ उनमें था बेहतर गुण। उन्होंने देखा कि अगर ऐसा चलता रहा तो ये गरीब भोले भाले लोगों की ज़मीन लोग लूट लेंगे। फिर वो 1908 में सीएनटी को प्रभावी रूप से लागू कर देते हैं और उसके बाद 1950 तक कुर्मियों की ज़मीन कोई नहीं लेता है। 1908 में जैसे ही सीएनटी लागू होता है, 1907 में एकदम बड़ी बेरहमी से टाटा ज़मीन लेती है, 1908 में सीएनटी लागू होता है, 1950 तक कोई नहीं लेता है। लेकिन फिर यही बात खलने लगती है उद्योगपतियों की कि अगर किसी का ज़मीन आपको लेना है तो उसको शेड्यूल से हटाना होगा, उसको नॉन शेड्यूल करना होगा, अनशेड्यूल करना होगा, तभी ज़मीन लेने में सुविधा होगी। और 1950 में शायद दिसंबर का महीना या सितंबर का महीना उन्हें विदाउट नोटिफिकेशन के जैसे ही बाहर किया जाता है, 1951 में लगभग 50 कुर्मी गांव विस्थापित कर दिए जाते हैं एक झटके में। नाम होता है सिंदरी, जिसको आज हर्ल के नाम से आप जानते हैं। दौर शुरू हो जाता है, दौर का नाम आप बोकारो पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप चांडिल डैम पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप कोणार्क डैम पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप तमाम कोलियरी पहुंच जाते हैं। और आज भी अगर आप विस्थापन को जानना चाहते हैं तो आप बिना कुर्मी को जाने विस्थापन को नहीं जान सकते हैं। 1907, 1908, 1950 नोटिफिकेशन आउट होना, 1951 से सिंदरी प्लांट से ही तमाम एचईसी के भी अध्ययन कीजिएगा, कुर्मियों की जमीनें बहुत मात्रा में मिलेंगी। यानी एक बहुत बड़ी साजिश थी इनको शेड्यूल से हटाने की। अब देखिए, विवाद ये होता है कि ये कौम अगर यहाँ एंट्री करती है तो इससे आदिवासी जो कौम अभी यहाँ है, अच्छा उसके बाद लोग तर्क देते हैं पहले 32 थे अब 36 हो गए, बाकी जो 4 हैं किन्हीं ने अपोज नहीं किया।
लेकिन इनको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा आबादी में ज़्यादा है। तो मैंने बार बार कहा कि एक रास्ता तैयार कीजिए। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पशु पक्षियों का अधिकार है। आज जंगली हाथी लगातार 10 घरों का हमारा रोज तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भारत का संविधान कहता है, भारतीय संविधान आर्टिकल 48 स्पष्ट कहता है वन्य जीव संरक्षण। तो जिस देश में जीव जंतुओं को जीने का अधिकार है, अगर ये कुर्मी कौम जो आज धराशायी होने को, आज जिसने इस झारखंड को बनाने के लिए अपना सर्वस्व दे दिया, आज अगर वो एक अपनी पहचान मांग रहा है तो एक विकल्प का रास्ता तैयार कीजिए कि विवाद ना हो। इसीलिए मैंने जोर दिया कि 2016 से पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था, एक नया कॉलम आया, देश ने स्वीकार किया, आप एक नया कॉलम लेकर आए, फार्मिंग ट्राइब्स, एग्रीकल्चर ट्राइब्स, कुछ भी नाम दीजिए, और एक नए कॉलम के साथ एक नया सुरक्षा उनको दीजिए, क्योंकि वो कौम खेतीहर है। आज झारखंड में पहली आबादी आदिवासियों की, दूसरी कुर्मियों की, फिर अल्पसंख्यकों की आती है। क्या आपको एक भी टॉप बिजनेसमैन का नाम है यार कुर्मियों का? थोड़ा सा ह्यूमैनिटी की बात कीजिए, छोड़ दीजिए इस विवाद से, थोड़ा बाहर आते हैं, मानवता के नाते थोड़ा कुर्मियों की बात कर लीजिए। एक भी बिजनेसमैन को आप जानते हैं? रांची के एचईसी कुर्मियों की जमीन में, हिंडाल्को कुर्मियों की जमीन में, घाटो कुर्मियों की जमीन में, तमाम जो केदला, मोरपा, जो मांडू और रामगढ़ का कोलियर, ये सब कुर्मियों की जमीन में, क्या एक भी आप टॉप मोस्ट बिजनेस टाइकून को जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि उसका संबंध खेती से रहा है। तो वो अपने खेत को मांग रहा है, उनके खेत को दे दीजिए, कोई विवाद नहीं होगा। वो अपने खेतों का संरक्षण मांग रहा है। और एक बात में आप बताइए, ये तब आप इस माहौल को तूल देते हैं जब हमारा कौम डोमिनेटिंग होता। आबादी में हम दूसरे नंबर पर हैं, एकल की बात करेंगे तो पहले नंबर पर हैं। उसके बाद भी हमने एक भी हमारा व्यवहार बताइए डोमिनेटिंग का, जबकि हमारे साथ तो साजिशें आज भी हो रही हैं। उदाहरण के लिए इंद्रजीत महतो, उदाहरण के लिए जगन्नाथ महतो, इस कोरोना काल में 2 ही नेता डैमेज में, दोनों कुर्मियों के बेटे। क्यों भैया? क्या कभी मीडिया ने सवाल किया? क्या आपने कभी चिंतन किया? कसम खा के बोल रहे, इसके पीछे भी रीजन यही है कि कुर्मी के बेटे थे। हम तो साजिशों के शिकार आज भी हो रहे हैं। इसलिए आपसे हम पूरे राज्य से भी अनुरोध करेंगे कि ये जो जिस दृष्टि से आज हमें देखा जाता है, उस दृष्टि से ना देखें। हम साजिशों के शिकार आज होते हैं। जगन्नाथ बाबू तो नहीं रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले, इंद्रजीत बाबू स्वस्थ होकर वापस आए, हम ये प्रार्थना करते हैं। और किस पर लगा रहे हैं? बहुत बड़ा आरोप। ये नहीं, आरोप हम किसी पे नहीं लगा, नहीं, साजिश है। किसने साजिश? साजिश है। आप उस पर टीम बनाए, टीम गठन करें, साजिश पर पर्दाफाश करें। सुधीर महतो डिप्टी सीएम रहते हैं, रसगुल्ला खाते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। विनोद बिहारी महतो झारखंड के पुरोधा महानायक, ट्रेन में बैठकर जाते हैं संसद भवन, उनके शरीर का रंग नीला पड़ जाता है, लेकिन कोई जांच की मांग नहीं उठती है, उनके शरीर का पोस्टमार्टम तक नहीं किया जाता। आज उनका भाई जिंदा, उनका इंटरव्यू ले लीजिए, उनका शरीर का रंग चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था। अरे हम तो आज भी साजिशों के साथ हैं भैया। अलग झारखंड के राज्य के समय तो जो कत्ल हुआ था वो हुआ ही था भैया। हम आज भी, इंद्रजीत महतो उसका प्रमाण है, उसका एक ही कसूर था, बेचारा कुर्मी का बेटा था। अगर वो नहीं होता तो इलाज भी होता तगड़ा, और आज बहुत कम समय ठीक होके आ जाता। हालांकि हम अभी भी प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए वो ठीक होके आए। तो हमारे साथ भैया साजिश आज भी हो रही है। जब भी झारखंड का टॉप लीडर का मर्डर हुआ है तो याद रखिए वो कुर्मी का बेटा होता है। सांसद सुनील महतो, सेंट्रल प्रेसिडेंट ऑफ झारखंड मुक्ति मोर्चा निर्मल महतो, कितने नाम गिनाए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे कौम को लेकर जो दृष्टि बनाई जा रही है, थोड़ा सा उसको पॉजिटिव बनाया जाए। हमारी लड़ाई संरक्षण की है। आप हमारी जमीनों को, हमारी भाषा को संरक्षण कर दीजिए, कोई भी बात नहीं रहेगा। ये नौकरियों की लड़ाई नहीं है। जमीन के संरक्षण के कुर्मी को सीएनटी में डाला नहीं, सीएनटी के बावजूद अगर आपको शेड्यूल से को हटा देते हैं ना तो प्रभाव कम हो जाता है। सीएनटी तो है, आदि छवि रंजन जैसे IAS पूरा लूट के चले जाते हैं। सीएनटी के साथ अगर वो शेड्यूल में होते तो आसानी नहीं होता जमीन अधिग्रहण करने का। क्योंकि हम पिपरवार गए थे, वहाँ के जो पदाधिकारी, उनसे बात हुई कि अब 12 गंजू परिवार का जमीन आता है, 12 को जॉब देना हो, क्योंकि इनका अलग ही कानून है। गंजू थे कि भोगता याद नहीं आ रहा है, और जतरा वाले, टाना भगत वाले 12 आते हैं, 12 को जॉब देना होगा। क्योंकि शेड्यूल जो होता है उनका जमीन लेने में थोड़ा सा असुविधा होता है, आसानी से जमीन का हस्तांतरण नहीं होता है। तो इसीलिए 1950 में उनको साइड किया गया। एकदम लॉजिक प्रैक्टिकल, ज्यादा कोई विवाद मत कीजिए, एकदम सीधा। 1907 में टाटा का स्थापना होना, भारी संख्या में जमीन, भारी संख्या के 15,000 एकड़, और काम कर रही है मात्र 3,000 एकड़ में। 1908 में सीएनटी का लगना, 1950 तक जमीनों का ना लिया जाना, 1950 में इसको शेड्यूल से हटाया जाना, और 1951 में सेंद्रीय कारखाना तैयार हो जाना। बस सिलसिला शुरू। 1958 में, 1964 में, 1972 में, 1986 में वो सिलसिला शुरू। तो ये जो डिमांड है वो संरक्षण का है। हम लोग अगर गवर्नमेंट में आते हैं, क्योंकि भारत देश जहां आर्टिकल 48 ए कहता है जीव जंतुओं की रक्षा करना, तो हम लोग जरूर इस पर एक नया कॉलम, एक नई तरकीब लेकर आएंगे, ताकि विवाद का भी समाधान हो जाए और उनकी मांग को भी एक आज़ादी मिले, एक समर्थन मिले। आखिरी जी सर।
यहाँ एक बजे का समय था, 2 बजे के बाद पहुँचे। सर हम माफ़ी चाहते हैं, एक्चुअली मौसम खराब था और सेहत भी खराब है। चलिए धन्यवाद। सेहत भी खराब है। चलिए धन्यवाद।